हेलो फ्रेंड्स, मैं निदा भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। चैप्टर 4 है ये और यूनिट ए है 3। ठीक है, यूनिट 3 है और चैप्टर 4 है और टॉपिक है अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष। और यहाँ पे आज इनके बारे में पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताती चलूंगी। और आपके एग्जाम आ चुके हैं तो जल्दी जल्दी तैयारी अच्छी तरीके से बेहतरीन करिए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरविंदो घोष का जन्म हुआ था कोलकाता में 15 अगस्त 1872 को। ठीक है, अरविंदो आधुनिक भारतीय विचारकों में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त विद्वानों में से एक थे। रोमिया रोला उन्हें पूर्वी और पश्चिमी प्रतिभाओं का उत्कृष्टतम संश्लेषण मानते थे। कौन मानता था? रोमिया रोला। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, प्रतिभाओं का उत्कृष्टतम संश्लेषण मानते थे। और उनकी मुख्य रचनाएं हैं द लाइफ डिवाइन 1914 एंड 1919 के बीच में लिखी थी इन्होंने। और ऐसे ऑन द गीता, ये 1916 से 1920 के बीच। ठीक है, और द सिंथेसिस ऑफ योगा 1914 से 1921, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1915 से 1918 के बीच। ठीक है, अदर इन इंडिया विथ ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, ये 1918 से 1921। इनकी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसे आपको नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, इसे जरूर नोट कर लें और ध्यान रखें। और अरविंदो घोष के जीवन को 3 चरणों में बांटा जाता है। जीवन का प्रथम चरण देखते हैं तो जीवन का प्रथम चरण, अरविंदो ने जीवन के प्रथम चरण में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन किया इन्होंने, यानी उग्रवादी रहे ये शुरुआत में। ठीक है, और वे गर्मपंथी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे, यानी गर्म दल के वो समर्थक थे। और अरविंदो घोष बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ, जो उनका उपन्यास था आनंद मठ, व कृष्ण चरित्र से अत्यंत प्रभावित हुए थे। ठीक है, लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान वे लंदन मजलिस नामक क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बने। किस संगठन के सदस्य बने थे? लंदन मजलिस। ठीक है, लंदन मजलिस ये जो है क्रांतिकारी संगठन था और उसके वे सदस्य बन गए। भारत आकर वे गुप्त समाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुप्त समाज। ठीक है, गुप्त समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के ये सदस्य बने। भारत लंदन में किसके वहां पे बने थे? लंदन में लंदन मजलिस पढ़ाई के दौरान, और भारत आकर वो बने थे, इंडिया आकर, गुप्त समाज। उन्होंने नरम पंथियों की आलोचना की थी। जो नरम दल के नेता थे उनकी आलोचना की थी। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले आदि आते थे, उनकी उन्होंने आलोचना की। गरम दल में आते थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, और ठीक है, और लाला लाजपत राय, ये लोग आते थे। और इन लोगों की इन्होंने, जो गरम दल के लोग थे उनकी इन्होंने आलोचना की। और उन्होंने नरम पंथियों के इस मत का विरोध किया कि सामाजिक सुधार पहले हो, यानी नरम पंथी चाहते थे कि पहले सामाजिक सुधार की बात करते थे और सामाजिक सुधार होना चाहिए। ठीक है, उनके अनुसार स्वराज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और उन्होंने समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज, यानी उन्होंने समझौता नहीं नामक लेखों में कांग्रेस की कड़ी आलोचना की थी, यानी कोई भी वो समझौता नहीं चाहते थे, नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, उनके अनुसार कांग्रेस का दृष्टिकोण निराशाजनक है और बिल्कुल कमजोर भी है। ठीक है, न्यू लैम्स फॉर ओल्ड 1893 नामक लेखों में उन्होंने आम लोगों के संघर्ष का आह्वान किया। उनके अनुसार हमारा शत्रु या विरोधी कोई नहीं, बल्कि हमारी अपनी कमजोरी, स्वार्थ और पाखंड है। ठीक है, अरविंद घोष क्या कहते थे कि हमारा शत्रु या विरोधी कोई और नहीं है, बल्कि जो हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हमारी अपनी कमियां हैं, हमारा अपना स्वार्थ है, और जो पाखंड है वो हमारे शत्रु हैं। अरविंद घोष के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य का मुकाबला धर्म युद्ध है। ठीक है, जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या हो रही है वह ईश्वर की इच्छा उन्होंने माना, यानी जिन ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की जा रही थी भारतीयों द्वारा उसे उन्होंने ईश्वर की इच्छा कहा।
अरबिंदो के अनुसार हिंसा के विरुद्ध हिंसा अपरिहार्य है। वे गीता से अत्यंत प्रभावित थे। ठीक है। नव वेदांतवाद की भूमिका। अरबिंदो के विचार नव वेदांतवादी दर्शन से प्रभावित हैं, जिसके सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, ईश्वर मानव एवं ब्रह्मांड के बीच एकता पाई जाती है। दूसरा है, नव वेदांतवाद में संसार के परित्याग या संन्यास का समर्थन नहीं किया गया, अपितु मानवता की सेवा में निस्वार्थ कर्म का समर्थन किया गया है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसने सहिष्णुता का प्रचार किया। इसके अनुसार विभिन्न धार्मिक विश्वास मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न साधन हैं। अरबिंदो के राष्ट्रवाद की संकल्पना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो अरबिंदो के राष्ट्रवाद की संकल्पना आध्यात्मिक व धार्मिक है और अरबिंदो के अनुसार राष्ट्रवाद धर्म है। यह ईश्वर की देन है और इसका निर्देशन ईश्वर स्वयं कर रहे हैं, यानी ईश्वर स्वयं उसका निर्देशन कर रहे हैं। यह बात कही थी अरबिंदो घोष ने। भारत स्वयं एक राष्ट्र रहा है, परंतु यहाँ राज्य का निर्माण नहीं हो सका है। ठीक है, ये पॉइंट। अगला पॉइंट है कि राष्ट्र एक शरीर की तरह है। उन्होंने क्या माना? राष्ट्र को एक शरीर माना और यह एक आंगिक जीवन एवं आस्तिक प्रवृत्ति है, जिसमें मन व शरीर का क्या होता है? विकास होता है। और राष्ट्र केवल भूभाग का टुकड़ा नहीं कहा जा सकता, बल्कि क्या है? वह हमारी माँ है। ठीक है। तो उन्होंने राष्ट्र को केवल भूभाग का टुकड़ा नहीं बल्कि माँ माना। और अरबिंदो के अनुसार भारत का राष्ट्रवाद शाश्वत है। ठीक है, यानी हमेशा से है और वह ईश्वर के समान अमर भी है, अतः इसका विनाश करना बिल्कुल असंभव है। उन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र में भी, किस पत्र में? उन्होंने वंदे मातरम, ठीक है, तो वंदे मातरम नामक पत्र में भी लेखन किया और उन्होंने ओल्ड लैम्स फॉर न्यू नामक श्रृंखला लिखी। कौन सी श्रृंखला लिखी थी उन्होंने? ओल्ड लैम्प्स न्यू, फॉर न्यू। ठीक है, फॉर न्यू। तो इन्होंने नामक श्रृंखला लिखी और उन्होंने कर्म योगी एवं धर्म नामक पत्र प्रकाशित किया। कौन से पत्र प्रकाशित किए? ये आपको नोट करने हैं। कर्म योगी, ठीक है, और धर्म, दो इन्होंने पत्रिका भी प्रकाशित की, पत्र। और अरबिंदो ने राजनीति व धर्म के संबंध को अविभाज्य माना, यानी उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता। उन्होंने राजनीति और धर्म को अविभाज्य माना। ठीक है, राजनीति और धर्म का बंटवारा या विभाजन नहीं किया जा सकता। और अरबिंदो ने कहा कि स्वराज की प्राप्ति ईश्वर में विश्वास द्वारा ही संभव, यानी स्वराज की अगर प्राप्ति चाहते हैं तो ईश्वर में विश्वास करना होगा। ईश्वर में विश्वास के द्वारा ही स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। पहला चरण हमने पढ़ लिया, ये दूसरा चरण है। जीवन का उनके दूसरा चरण क्या है? तो अरबिंदो जीवन के दूसरे चरण में स्वदेशी व बहिष्कार के समर्थक हो गए। बंगाल विभाजन के पश्चात इन्होंने स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन किया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। दो भागों में बंगाल को बांट दिया गया था। इनके अनुसार बहिष्कार व स्वदेशी एक दूसरे के क्या हैं? सहायक है, पूरक है। ठीक है, बहिष्कार के निम्नलिखित उद्देश्य क्या है? बहिष्कार के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाया जाएगा, क्योंकि बहिष्कार किया जाएगा बाहरी चीजों का, तो जो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था होगी वो शक्तिशाली होगी, वो सुधरेगी। भारत में ब्रिटिश शासन को कमजोर करना, ये भी एक लक्ष्य था इसका, क्योंकि यह शोषण पर आधारित है। अगर बहिष्कार किया जाएगा विदेशी चीजों का तो भारत में अर्थव्यवस्था शक्तिशाली होगी और ब्रिटिश शासन को उससे ब्रिटिश शासन जो है वो कमजोर भी होगा। और बंगाल विभाजन को ईश्वर का आशीर्वाद माना, जिसके द्वारा लोगों में घृण साम्राज्य के विरुद्ध एकता पैदा हुई थी उस समय। ठीक है, उन्होंने युगांतर में लिखते हुए कहा कि एक पराश्रित देश अपनी शक्ति खो देता है। किसमें? युगांतर। विदेशी सरकार के अंतर्गत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। प्रशासन केवल व्यक्ति के विकास के लिए ही नहीं अपितु राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक होता है।
नरम पंथियों की उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो है नरम पंथी जो थे वो याचना व प्रार्थना से स्वशासन मांगते हैं, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, इन्होंने नरम पंथियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि याचना व प्रार्थना से स्वशासन जो है वो बिल्कुल संभव नहीं है। और इन्होंने नारा दिया, नियंत्रण नहीं तो सहयोग नहीं। कौन सा नारा दिया इन्होंने, ये पॉइंट, नियंत्रण नहीं तो सहयोग भी नहीं। ठीक है, ये उन्होंने नारा दिया। निष्क्रिय प्रतिरोध का विचार, अरबिंदो का निष्क्रिय प्रतिरोध गांधी जी से अलग था। अरबिंदो के अनुसार अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, यानी गांधी जी अहिंसा को प्राथमिकता देते थे, तो अरबिंदो ने कहा कि अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, परंतु अंग्रेजों के दमन की स्थिति में हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। यानी अहिंसक आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों का दमन कैसे किया जा सकता है, तो अंग्रेजों का अगर दमन करना है तो ऐसी स्थिति में हिंसा का प्रयोग भी होना चाहिए, जो कि आवश्यक है, क्योंकि बिना हिंसा के वो बात नहीं समझेंगे। अन्यथा क्या कहा जाएगा, यह कायरतापूर्ण कार्य समझा जाएगा। ठीक है, अगर अंग्रेजों के दमन की स्थिति में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हिंसा का प्रयोग आवश्यक है, नहीं तो यह क्या होगा, अन्यथा कायरतापूर्ण कार्य समझा जाएगा। और सरकार की सहायता से इनकार किया, सरकार को कर अदा करने से मनाही की, यानी उनको टैक्स नहीं दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, सरकारी स्कूल जो है, विद्यालय हैं और न्यायालय हैं, उनका बहिष्कार किया जाए, क्योंकि उस समय सरकारी जो भी थे वो अंग्रेजों की सरकारी थे। ठीक है, तो स्वयं सहायता व राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, अरबिंदो को द्वारा लिखे गए आक्रामक राष्ट्रवादी विचारों के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में बंद कर दिया गया, और उनके अनुसार जेल में उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, उन्होंने माना, जिससे उनके विचारों में महत्वपूर्ण बाद में परिवर्तन आया। जीवन का उनके तृतीय चरण, पहला चरण पढ़ा, दूसरा चरण पढ़ा, ये तीसरा चरण है, मानवीय एकता अंतरराष्ट्रीयवाद पर विचार। उन्होंने पांडिचेरी में आरविले नामक आश्रम बनाया। कौन सा आश्रम बनाया, आरविले नामक। ठीक है, ये नोट करें, आरविले नामक आश्रम बनाया। उन्होंने सावित्री नामक लंबी कविता लिखी। कौन सी कविता लिखी उन्होंने, सावित्री। ठीक है, सावित्री नामक उन्होंने कविता लिखी, जिसमें उन्होंने महाभारत के सत्यवान का उदाहरण दिया। ठीक है, और उन्होंने ऐसे ऑन द गीता, द ह्यूमन साइकिल, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, वार एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, और द ठीक है द रिनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तकें लिखी। जीवन के तीसरे चरण में अरबिंदो अमूल परिवर्तनवादी हो गए। उन्होंने आध्यात्मिक मानववाद का निर्माण किया तथा राष्ट्रीय एकता पर उन्होंने बल दिया। बाद में वो आध्यात्मिक हो गए थे तीसरे चरण में वो। ठीक है, राष्ट्रवादी और मानवीय एकता पर उन्होंने बल दिया, और राष्ट्रवाद के विचारों को अंतरराष्ट्रीयतावाद से समन्वित कर दिया उन्होंने। और उनके तीसरे चरण में उनकी रचना द लाइफ डिवाइन, जिसके लिए वे विश्व प्रसिद्ध हो गए थे, इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है द लाइफ डिवाइन, तथा इसके अलावा द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और द सिंथेसिस ऑफ योगा जैसी रचनाएं की हैं। वर्ष 1910 के पश्चात वे महान योगी हो गए, और उन्होंने सक्रिय जो राजनीति थी उससे उन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, 10 के पश्चात। और अरबिंदो के अनुसार मानव मस्तिष्क जो है वो उच्चतम है, परंतु यह दैवी चेतना से निम्न है। ईश्वर सुपर माइंड के द्वारा मानव मस्तिष्क में चेतना का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, और उनके विचारों में व्यक्ति व समाज के मध्य बेहतर संतुलन पाया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के विकास के लिए परिवार, समुदाय और राष्ट्र वो आवश्यक है। और अरविंदो के अनुसार व्यक्ति के मध्य आत्मिक व आध्यात्मिक एकता सबसे प्रभावी होती है। और अरविंदो की शिष्या मीरा रिचर्ड थी, जिन्हें मदर के नाम से जाना गया। ठीक है, कौन थी इनकी शिष्या, मीरा रिचर्ड। ठीक है, ये नोट करें, जिन्हें किसके नाम से जाना गया, मदर के नाम से जाना गया। ठीक है, और पूर्व पश्चिम का सम्मिश्रण, तो पश्चिमी देशों की स्वतंत्रता को अपूर्ण माना और स्वराज को महत्व दिया उन्होंने। भौतिक विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है,
और भौतिक विकास विकास का निम्न चरण है। उन्होंने कहा कि जो भौतिक विकास है वो विकास का निम्न चरण है। आध्यात्मिक विकास को उन्होंने महत्वपूर्ण माना। ठीक है, तथा पश्चिमी समाजवाद को भी उन्होंने कृत्रिम माना। ठीक है, आर्टिफिशियल माना उन्होंने। उनके अनुसार वास्तविक एकता आत्मा में विद्यमान होती है, क्योंकि लास्ट में वो फिर योगी बन गए थे। और राजनीतिक एवं आर्थिक तरीकों से एकता स्थापित नहीं हो सकती। अरबिंदो के विचारों में पूर्व के अध्यात्म तथा पश्चिम के मानवतावाद तथा राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण पाया जाता है। उनके विचारों में पूर्व का अध्यात्मवाद पाया जाता है तो पश्चिम का मानवतावाद और राष्ट्रवाद पाया जाता है। इन सब का सम्मिश्रण पाया जाता है। और अरबिंदो के अनुसार आत्मिक व आध्यात्मिक एकता के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों व राज्यों में संघर्ष नहीं होगा। और उन्होंने मानवीय एकता का विचार देते हुए विश्व राज्य के निर्माण पर उन्होंने बल दिया, जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उन्होंने मानव धर्म के विकास पर बल दिया, जिसके द्वारा लोग संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठेंगे। और यह विचार उत्पन्न किया जाना चाहिए कि मानव की आत्मा में एकता विद्यमान होती है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण योग के द्वारा व्यक्तियों को स्वार्थ से ऊपर उठने की शिक्षा दी जाएगी और व्यक्तियों के मध्य अलगाव की बजाय एकता पर बल दिया गया। उनके अनुसार विश्व में एकता उत्पन्न करने के लिए राजनैतिक और प्रशासनिक माध्यम पर्याप्त नहीं है तथा वास्तविक एकता आत्मिक व आध्यात्मिक होती है। और अरविंदो के अनुसार मानवीय आत्मा में ही भाईचारा अंतर्निहित होता है। ठीक है, तो अरविंदो, ये टॉपिक छोटा था और हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वाला जो होगा महात्मा गांधी यूनिट 3 का, तो जल्दी जल्दी मैं एक एक चैप्टर कंप्लीट करा देती हूँ। और यूनिट 5 का भी अभी कराना है। और आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है क्वेश्चन आंसर वाली, लेकिन वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप सभी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।